welcome back in Bright Avishkar. This is your friend Rakesh, and today in this video we are going to learn about reflexive pronoun, emphatic pronoun, reciprocal pronoun, demonstrative pronoun and indefinite pronoun. जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक्स को कवर जो मैंने अभी आपको बताए, जो प्रोनाउंस की टाइप है। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रोनाउन देखा था, उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था, इट और दिस में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद आज हम इस प्रोनाउन की थर्ड वीडियो पार्ट थर्ड के साथ, जो आज की वीडियो नंबर 9 है स्मार्ट कोर्स की, कुछ थोड़ा डिले हुआ है वीडियोस के अंदर क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम राजस्थान टू जम्मू, सो दैट वाज द इशू एंड आई जस्ट रियली अपोलोजाइज फॉर दैट कि मैं आपकी वीडियो आपको सही टाइम पे नहीं दे पाया। बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विच विल कवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक, रेसिप्रोकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन के। आज इन टाइप्स को अच्छे तरीके से एक पूरे अच्छे माइंडसेट के साथ आप इस वीडियो को वॉच करें और डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो, कभी भी अगर हम माई, यूर, हिम, हर, इट के साथ अगर हम सेल्फ जोड़ते हैं, बस इतना सा आपके माइंड में ये रखना है कि कभी भी माई के साथ सेल्फ लगता है, यूर के साथ सेल्फ लगता है, हिम के साथ सेल्फ लगता है, ही हर के साथ सेल्फ लगता है, इट के साथ सेल्फ लगता है, या फिर आवर के साथ सेल्फ लगता है, यूर के साथ सेल्फ लगता है, देम के साथ सेल्फ लगता है। नहीं, देखो, इन आवर के साथ, यूर के साथ, देम के साथ सेल्फ नहीं लगता। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इन सभी के साथ सेल्व्स लगता है, SELVES, सेल्व्स लगता है। और आप सभी को ये आता है। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट सही तरीके से क्लियर होगा कि माई के साथ सेल्फ लगता है लेकिन ओवर के साथ सेल्फ नहीं लगता है। ओवर के साथ सेल्व्स लगता है, ओवर सेल्व्स, यूर सेल्व्स, देम सेल्व्स। इस तरीके से जब भी आप कभी इनके साथ सेल्फ या इनके साथ सेल्फ जोड़ते हो तो तब ये क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होते हैं एक वाक्य के, लेकिन वो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही बताते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। देखो, अगर इंग्लिश के अंदर इसको सही तरीके से डिफाइन करें, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिकॉज द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक। यानी जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा की गई होती है वो दोबारा से उसी को रिफ्लेक्ट करती है सब्जेक्ट के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर उसी सब्जेक्ट को दोबारा से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, इसी के ऊपर रिफ्लेक्शन उसकी आती है। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, ताकि इन एग्जांपल्स को देखने के बाद हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, सब्जेक्ट यहाँ पे आई, एक्शन यहाँ पे था हर्ट, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को दुख पहुंचाया। शी ruined herself, उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की या उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। ही वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए काम करता है। तो यहाँ पे ही क्या सब्जेक्ट, लेकिन हिमसेल्फ भी यहाँ पे ही को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। या अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ वी लर्न इंग्लिश फॉर अवर सेल्फ, देखो देखो यहाँ पे ओवर के साथ सेल्फ नहीं लगा, ओवर के साथ सेल्फ लगा। वी लर्न इंग्लिश फॉर अवर सेल्फ, हम इंग्लिश अपने लिए सीख रहे हैं। तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट था, अवर सेल्फ जी यहाँ पे सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले जो रूल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स, अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, जिसका किसी भी एक्शन का डायरेक्ट जब हम पास ओवर कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ जब हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते, उसके साथ मीन्स वर्ब का यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते थे, ट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी जब किसी एक्शन डायरेक्ट पास ओवर हो जाती थी ऑब्जेक्ट पे, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स, पहली वीडियो तो इसी के ऊपर मैंने बनाई थी। देखो, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना आने पर या जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आवश्यक है कि इन वर्ब्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर ऑब्जेक्ट की पूर्ति की जाती है या ऑब्जेक्ट को पूरा किया जाता है। अब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं या कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं, जैसे दीज वर्ब्स आर अवेल, एब्सेंट, इंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, एक्सर्ट एटसेट्रा। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप क्या कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इनको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगाकर इन सेंटेंस की आप क्या कर सकते हो, पूर्ति कर सकते हो। जैसे ही अवेल्ड हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी, दे एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आप इस तरीके से इनका यूज करोगे। उसके बाद
इसका एक दूसरा रूल है जो रूल नंबर सेकंड है, इसको बी नंबर मैंने यहाँ पे बी से मेंशन करा है, मार्क करा है। तो कुछ वर्ब्स जब उनका प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब के इंट्रांजिटिव वे या इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह किया जाता है तो उनके साथ या उन वर्ब्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। अब वो वर्ब्स कौन सी है जिनके साथ इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता, जैसे कीप आ गया, ब्रेक आ गया, सेट आ गया, बाथ आ गया, मेक आ गया, स्टॉप, स्टील, क्वालिफाई आ गया, मूव आ गया, ओपन आ गया, ड्रॉ आ गया, रेस्ट आ गया, रोल आ गया, ब्रस्ट आ गया, हाइड आ गया, फीड आ गया, गैदर आ गया, एटसेट्रा। यानी इस तरीके से बहुत ज़्यादा और सेंटेंस होते हैं। यानी इनके साथ हम इन वर्ब्स के साथ क्या करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जांपल है ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर ऐसे बोलते हैं ही केप्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को, तो ये यहाँ पे क्या रहता, इनकरेक्ट रहता, रॉन्ग रहता। क्यों? क्योंकि हमने रूल पढ़ा कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे होते हैं जब किसी एक्शन का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो इस तरीके से ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन इज करेक्ट, बट अगर आप ऐसे कहते ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन, तो ये क्या रहता, इनकरेक्ट रहता। क्योंकि कीप क्या है, कीप यहाँ पे एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई के साथ सेल्फ लगाने से, हिम के साथ सेल्फ लगाने से, हर के साथ सेल्फ लगाने से बनते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है लेट अस रेस्ट एट द बेड, हमें बेड पे आराम करने दो, तो करेक्ट है ये, यहाँ पे ये सही है, राइट है। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते लेट अस आवरसेल्व्स रेस्ट एट द बेड, ये इनकरेक्ट होता। चलो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, शी हिड इन द रूम, वो रूम में छुप गई, तो ये करेक्ट है। लेकिन आप ऐसे बोलते शी हिड हरसेल्फ इन द रूम, उसने अपने आप को रूम में छुपाया, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड क्या है, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड होती है, तो यहाँ पे हाइड आपने देखा पीछे, अभी ऊपर देख रहे हैं आप, हाइड यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर आता है। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इंफैथेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले इंफैथेटिक का मतलब बताओ, किसी चीज को जब हम महत्व देते हैं, ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, उसको ज्यादा तारीफ करते हैं, तो उसके लिए हम इंफैथेटिक का यूज करते हैं, यानी एम्फसाइज करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एवं इंफैथेटिक प्रोनाउन बनावट या देखने में एक समान से होते हैं, यानी जैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वैसा ही इंफैथेटिक प्रोनाउन भी होता है। इन दोनों की जो बनावट है या देखने की जो शक्ल है या देखने में एक जैसे ही लगते हैं। इंफैथेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को इंफसाइज करने के लिए, यानी उनको महत्व, उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे इंफैथेटिक प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है, जैसे कोई सब्जेक्ट लगता है, जैसे आई के बाद डायरेक्ट हम एम्फैथेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखो एम्फैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जैसे माई के साथ हमने सेल्फ लगाया, यू के साथ सेल्फ, योर के साथ सेल्फ लगाया, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ माई सेल्फ लगेगा। जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी मैंने ये खुद ये क्वेश्चन क्या किया, सॉल्व किया। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमने क्या यूज किया, इंफैथेटिक प्रोनाउन यूज किया। तो इंफैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है, यानी ये दोनों रिफ्लेक्सिव और इंफैथेटिक सिमिलर होते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा जो रूल होता है ये यही होता है कि यहाँ पे किसी की महत्व, किसी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इंफैथेटिक प्रोनाउंस का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हर सेल्फ फाउंड द सोल्यूशन, उसने अपने आप में, उसने खुद ही क्या किया, वो आंसर ढूंढा, वो सोल्यूशन ढूंढा, हल ढूंढा। उसके बाद थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ही हिमसेल्फ केम टू सी द होटल, वो खुद ही आया होटल को देखने। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स छोटा सा ये था टाइप, इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, जिसको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर सबसे पहले दो बातों को ज्यादा ध्यान में रखें, एक तो आता ईच अदर और दूसरा आता वन एनदर। ये दो ऐसी प्रोनाउंस हैं जो दो प्रोनाउंस को मिलाकर बनाई जाती हैं, यानी इन दोनों, ये दो क्या व्यक्त करती, किसी रिलेशनशिप को बताती है, किसी संबंध को बताती है। यानी इसके अंदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर सिर्फ दो वर्ड्स यानी याद रखने, ईच अदर और वन एनदर। यानी ईच अदर एक यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ गया, और वन एनदर ये दो ही इसके अंदर आते हैं। जब अगर आप इन दोनों का यूज सीख लोगे तो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको ये बात बता दूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो अगर मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिकल वे में इसको समझाऊं तो ईच अदर का यूज कहां किया जाता है, जब हम दो व्यक्तियों के बारे में बात करें। जैसे मैं बोलूंगा वी बोथ
वी बोथ गिव हग टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम दो बंदों की बात करें तो तब आप ईच अदर का यूज करो, लेकिन जब व्यक्ति दो से ज्यादा हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, तब आप वन अनदर का यूज करोगे। देखो सिंपल सी बात, ईच अदर कब लगता है? जब दो व्यक्तियों की बात हो, दो व्यक्तियों हो, तो यहाँ पे इन दो व्यक्तियों का रिलेशनशिप यानी संबंध बताना हो। उसके बाद वन अनदर, मोर देन टू पर्संस, इस तरीके से आप इसका यूज करते। एग्जांपल ले लेते हैं, द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड विद ईच अदर, दो दोस्त आपस में क्या कर रहे थे? दो दोस्तों ने आपस में लड़ाई करी, तो विद ईच अदर, दो की बात करी, दो से ज्यादा तो बात नहीं करी। उसके बाद है दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर, उन सभी ने एक दूसरे को क्या दिया? गिफ्ट दिए, उन सभी ने। तो यहां पे दे का मतलब बहुत ज्यादा लोग, दो नहीं है, दो से ज्यादा हैं, तो यहां पे हमने क्या यूज किया? वन अनदर का यूज किया। आई होप डियर फ्रेंड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी आपका क्लियर हो गया। अब हम शॉर्ट वे में बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे आप दिस का यूज करते हो, दैट का यूज करते हो, दीज का यूज करते हो, तो भाई साहब दैट, दिस और दीज यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब ये क्यों यूज किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है? देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बाद जो डिमॉन्स्ट्रेटिव, अगर कोई पूछे दिस क्या है तो आप बोलोगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, और दीज भी क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी जैसे आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं उनके बाद आप क्या यूज करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं, और आपको वर्ब आता ही है। सिंपल सी एक और इंग्लिश के अंदर में लाइन लिख के मैंने आपको बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या काम करता है या किसको रेफर करता है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जांपल है दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माय मदर, ये गिफ्ट मेरी माँ से जो मुझे मिला है। दिस इज द गिफ्ट, ये गिफ्ट है किसके साइड से? मम्मी के साइड से, माँ की साइड से। दैट इज माई हाउस, इस तरीके से आप बात करोगे। दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन द बैग, ये किताबें हैं जो मुझे कहाँ पे मिली? बैग के अंदर मिली, बस्ते के अंदर मिली। तो इस तरीके से आप इस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, दिस दैट दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनके बाद हमेशा हम वर्ब का यूज करते हैं, और ये सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डीपली वे में समझना भी है। देखो यदि किसी वाक्य में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग ना करके नाउन का प्रयोग किया गया हो, देखो कभी भी किसी वाक्य के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पता है दिस दैट या दिस, उसके बाद वर्ब का प्रयोग नहीं किया हो, किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो एडजेक्टिव की तरह यहां पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे दिस आ गया, दैट आ गया, दिस, तो यहां पे एज एन एडजेक्टिव की तरह ये यहां पे यूज होंगे। ये प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होंगे, ये यहां पे एज एन एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त होंगे, यूज होंगे। जैसे यहां पे दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। दैट बुक इज, ऐसे बोलोगे दैट बुक इज हिज, ये किताब उसकी है। दीज क्लॉथ्स आर हर्स, ये कपड़े उस लड़की के हैं। तो ये यहाँ पे दिस दैट दीज ये क्या आ गया? यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, ना कि यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा यदि किसी वाक्य के, किसी सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग ना करके किसी नाउन का प्रयोग हो, तो यहाँ पे नाउन क्या था? पेन यहाँ पे क्या था? नाउन था, संज्ञा था। तो यहाँ पे क्लॉथ्स क्या थे? कपड़े थे, संज्ञा, नाउन, नाम था किसी का। बुक भी यहाँ पे संज्ञा थी, नाउन थी। तो इसके बाद आप जब भी इस तरीके से यूज करते हैं तो वहां पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, प्रोनाउंस की तरह यूज नहीं होते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का छठा और आखिरी इंडेफिनेट प्रोनाउन, और प्रोनाउन की जो अभी 3 टाइप्स बची हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जिस तरीके से आपने 3-4 हैं अभी, इन सभी को हम कवर करेंगे। देखो इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? देखो इंडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है, देखो जिसके किसी के डेफिनेट वे में, इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉट इन ए डेफिनेट वे। सिंपल सी बात पता लगी, यानी ये प्रोनाउन क्या करते हैं? ये प्रोनाउंस किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करते, यानी ये जर्नल में बात करते हैं। ये क्या करते हैं? जर्नल में बात करते हैं, किसी पार्टिकुलर चीज को रेफर नहीं करते। ऐसे प्रोनाउंस हैं जैसे सम आ गया, वन आ गया, समवन बन जाता है, ऑल बन जाता है। हम बोलेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, ए फ्यू स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, रेस्ट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ अदर्स आर प्लेइंग फुटबॉल। तो नो वन, नोबडी, एनीवन एटसेट्रा। जैसे सम आ गया, वन आ गया, समवन, ऑल, ए फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबडी, एनीवन, ये सभी के सभी क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? किसी चीज को, किसी व्यक्ति को जर्नल वे में कंसीडर करते हैं, जर्नल वे में बताते, किसी डेफिनेट वे में नहीं बताते। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कुछ मैं एग्जांपल्स आपके लिए लाया हूं, यहाँ पे देखो, सम हैव जॉइन्ड द पार्टी, कुछ नहीं क्या किया? पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं बोलूंगा समवन हैज स्टोलन माय हार्ट, आपको पता है
कल वैलेंटाइंस डे और आज किसी ने मेरा दिल चोरी कर लिया, दिल चोरी सड्डा हो गया भाई, की करिए भाई की करिए। तो यहाँ पे समवन हैज स्टोलन माय हार्ट, ढूंढो जाके किसने मेरा दिल चुराया। उसके बाद ए फ्यू पैसेंजर्स वर इंजर्ड, तो कुछ जो पैसेंजर्स थे, कुछ यात्री जो थे वो जख्मी हो गए। तो यहाँ पे फ्यू, तो यहाँ पे क्या है, जर्नल में बात करें, पैसेंजर हमें नहीं पता कौन पैसेंजर है कितने हैं, लेकिन हम जर्नल में बात करें तब यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ऑल वेंट टू जम्मू, सभी जम्मू चला गए। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। और आई होप डियर फ्रेंड्स ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखो मैं अपना टाइम निकाल के आपको हेल्प कर रहा हूँ, प्लीज़ इट्स योर टाइम, इट्स योर आई नीड योर ग्रेस, प्लीज़ असिस्ट मी, हेल्प करें ताकि हम इस वीडियो को औरों तक पहुंचाएं और वो भी दूसरा बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं प्रोनाउन की लास्ट वीडियो के साथ अगले वीडियो में जो कल वीडियो अपलोड होगी। सो प्लीज़ अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो जाते जाते कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।